Good morning students. Today we will continue with the new chapter periodic classification of elements. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर periodic classification of elements जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। आपको मैंने फर्स्ट अभी क्लास में करवाया एसिड बेस साल्ट हो चुका है, आपका कार्बन कंपाउंड हो चुका है, ये है periodic classification of element और उसके बाद बचता है एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये RBSc और CBSE बोर्ड दोनों के अंदर चैप्टर है। तो periodic classification of elements, what is the meaning of periodic? आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है periodic, क्या मीन्स होता है periodic का? स्टूडेंट्स periodic वर्ड आपने कभी सुना है? बिल्कुल आप लोगों ने सुना हुआ है। जब आप अपने 6th क्लास के अंदर आते हैं तब अपने वर्ड आता है periodic मोशन। मोशन चैप्टर आता है तो मोशन आता है कि मोशन है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी वो मोशन जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा आता है सर्कुलर मोशन, यानी अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तब अपने क्या बोलते हैं कि मोशन कैसा है, सर्कुलर है। और तीसरा आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है एक डेफिनेट मतलब मोशन कर रही है, अगर कोई मोशन है डेफिनेट टाइम और इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है तब हम उसके मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। कोई भी बॉडी है अगर एक डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है तो उस मोशन को अपने क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मीन्स है, देखो स्टूडेंट्स अपने ने पढ़ा हुआ है आज तक 118 एलिमेंट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो जिनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फिर ये इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। अपने ने कार्बन कंपाउंड पढ़ा था तो कार्बन कंपाउंड के अंदर तो हमने यही पढ़ा था कि कार्बन अकेला है वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड, 6 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड बना चुका है और अभी भी क्या हो रहे हैं, रोज नए कंपाउंड है वो डिस्कवर हो रहे हैं। इस कारण से जो मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने ने एलिमेंट्स को क्या किया है, कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। लास्ट ईयर याद हो तो आपके चैप्टर था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो अब देखो जब भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो अपने डाइवर्सिटी बोलते हैं। अपने को पता है कि मिलियंस नंबर के अंदर क्या है कि अर्थ के ऊपर जो ये है प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इस कारण से इनकी स्टडी करना क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस कारण से अपने ने क्या किया था कि जो आपको याद हो अपने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इस तरह से अपने ने वर्ड्स पढ़े थे, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई है, बैक्टीरिया, अपने ने वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा प्लांट किंगडम को अपने ने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टाइडोफाइटा के अंदर बांटा था क्योंकि अगर अपने एक ही स्टडी कर लेते थे, जैसे थैलोफाइटा की स्टडी कर लेते थे तो अपने को पता जाता था कि इसके अंदर सारे के सारे एल्गी आ जाते हैं। इसी तरह से इसका रीज़न मतलब इसी कारण से क्या किया गया है कि एलिमेंट्स को भी क्या किया गया है कि कुछ पीरियड्स, कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है ताकि अगर अपने एक ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं तभी अपने को पता लग जाता है कि उस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बाद, यानी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक का मतलब है रिपीट होना एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। तो अपने क्या कर रखा है कि एलिमेंट्स हैं उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रखा है, यानी जो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसको अपने बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब देखो इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या करने की कोशिश की थी। सबसे पहले आया था डोबर्नियर्स। कौन आया था, डोबर्नियर्स। डोबर्नियर्स ट्रायड्स, जो डोबर्नियर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसका नाम था डोबर्नियर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मोनो, सिंगल, डाई, टू, ट्राई, थ्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्रायड्स का मतलब क्या होता है, 3 से मतलब है। ट्रायड्स का मतलब किससे है, 3 से मतलब है। तो 3 नंबर से मतलब है। इसने क्या कहा था, जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप लोगों को याद है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, इसका होता है 19। अगर अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें तो इसका 21, इसका 281, इसका 2881 यही आ जाता है। तो यानी अपने को पता है कि जिन
करता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है और पॉजिटिव आयंस बनाता है। इस कारण से ये सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। तो यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल सेम होती हैं। सारी की सारी मेटल्स हैं, सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके, मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है हमेशा क्या बनाती है, एल्केली। एल्केली का मतलब बेस बनाती है, प्लस क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस है वो बनाती है। तो ये सारी की सारी एल्केली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एल्केली और हाइड्रोजन गैस है वो बनाती है। तो यानी अपने देखा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, तभी इसको अपने क्या कर रखा है, एक ही ग्रुप के अंदर रख रखा है। तो इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है, तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम को अपने क्या करते हैं, हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जैसे ये एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती हैं। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया है कि सोडियम और पोटेशियम है, इसको क्या किया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा अपने केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा जो लिथियम होता है, लिथियम है, लिथियम को भी क्या करते हैं कि केरोसिन में तो नहीं स्टोर करके रखते हैं, इसको पैराफिन वैक्स, वैक्स का मतलब जानते हो ना, मोम, तो पैराफिन वैक्स के अंदर इसको क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि लिथियम भी सोडियम और पोटेशियम की तरह जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अगर अपने मैंने आपको बताया कि लिथियम और सोडियम है, और सोडियम और पोटेशियम को तो अपने केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, जबकि लिथियम को अपने किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्या कोई रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है, लिथियम को भी अपने केरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं? इसका रीजन क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी तो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब जानते हो, जो ज़्यादा भारी होते हैं, तो जिसकी भी डेंसिटी वाटर की वाटर का कह रही हूँ केरोसिन की डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस अगर मान लो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी है लिक्विड से ज़्यादा होती है, तो लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम है, इसकी डेंसिटी तो क्या होती है, केरोसिन से ज़्यादा होती है, तो इस कारण से केरोसिन के अंदर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं और उसके अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। लेकिन जो लिथियम मेटल होती है, इसकी डेंसिटी बहुत हल्की होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, केरोसिन से कम होती है। इस कारण से ये केरोसिन के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो जब ये फ्लोट करती रहती है तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि केरोसिन के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि केरोसिन के ऊपर ये क्या करती है, जैसे अपने लिथियम को डाला तो लिथियम क्या करता है, केरोसिन के ऊपर फ्लोट करता है। जब ये केरोसिन के ऊपर फ्लोट करता है तो नेचुरल सी बात है कि ऊपर ये एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए अपने इसको केरोसिन के अंदर ना स्टोर करके इसको अपने क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स है, मोम होता है, सॉलिड टाइप हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तीनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, जो इस तरह से लाइनें इस तरह से एक दूसरे के नीचे आते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम्स को अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रोज आएंगी तो हॉरिजॉन्टल रोज को अपने क्या बोलेंगे, पीरियड्स के नाम से जानेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज को अपने क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम्स को अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब जो लिथियम है, इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका होता है सोडियम का 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब मैं आपको डोबर्नियस का ट्रायड्स दिखाती हूँ। डोबर्नियर ने क्या कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आते हैं, जब भी अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आते हैं, तो जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। यही तय है कि जब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों की प्रॉपर्टीज क्या बिल्कुल सिमिलर है, तो इसने क्या कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रहते हैं, इसका मास सबसे कम, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, तो जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमेशा सेम होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। और जो बीच वाला एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम है इसके बीच में, तो जो सोडियम का एटॉमिक मास है, इन दोनों के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब दोनों को अपने प्लस किया 7 और 39 को, और इसको
होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। और जो मिडिल एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के अर्थमेटिक मीन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको अपने बोलते हैं डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ने 3 बनाए थे, एक ये सबसे इजी एग्जांपल यही है, तो आपको यही याद करना है, एक ही एग्जांपल याद करना है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डोबर्नियर ट्रायड्स और व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्रायड्स। तो इसने 2 और बताए थे, एक बताया था इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये तीनों की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी की सारी ये भी क्या होती है, मेटल्स ही होती हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर पे मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को अगर अपने ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर। अगर अपने इस व्हाइट कलर के पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाता है, अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बन जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH जिसके पीछे भी लगता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो जो दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ, सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सारी की सारी वो भी मेटल्स ही होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इनके मतलब जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के अंदर होते हैं। और इसका भी दोनों का जब एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकाला गया तो 88.5 आया था, जबकि मतलब वैसे अगर अपने नॉर्मल निकालते हैं मतलब वैसे उसका जो स्ट्रोंशियम था बीच में, कैल्शियम और बेरियम नीचे था। तो कैल्शियम और बेरियम के मास का जब हमने निकाला था तब क्या आया था कि शायद कैल्शियम का था एटॉमिक मास 40 होता है, बेरियम का होता है 137। तो 40 + 137 कितना हो जाएगा, 127 2 8 16 2 8 16 170 2 5 10 88.5 आया था। जबकि जो स्ट्रोंशियम होता है इसका मास कितना होता है, 88 लगभग बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा था जो एग्जांपल है इसके अंदर देखा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन का देखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का देखा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जांपल देखा है। तो इसके अंदर भी मतलब तीनों ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सारों की वैलेंसी अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बना लेती है, कार्बनिक एसिड है वो बना लेती है। यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब डोबर्नियर ने 3 ही ट्रायड्स बताए थे। तो डोबर्नियर इसी कारण से फेल हो गया था कि जो एलिमेंट्स उस टाइम में नोन थे उनके ये ट्रायड्स बनाने के अंदर फेल हो गया था, क्योंकि इसका जो ला था उनके ऊपर सेट नहीं बैठ रहा था। इसका ला है सिर्फ और सिर्फ कितने पे, 3 जो ग्रुप इसने बताए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला आपको याद रखना है। इसके ऊपर एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन्हीं के ऊपर सेट बैठा था। बाकी जो उसके नॉन एलिमेंट्स थे उनके बारे में ये नहीं बता पाया था। तो इस कारण से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दूसरा लॉ क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर पेज नंबर है 81, वहां पर इसकी टेबल दे रखी है, उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऑक्टेव वर्ड से कुछ याद आता है, ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। आप लोगों ने म्यूजिक सुना है, 1 आता है अपने म्यूजिक में। जब भी अपने अगर मान लो आप सीखना चाहते हो हारमोनियम, तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से अपने को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखो सा से स्टार्ट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये क्या होता है 8। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जब भी एलिमेंट्स को अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वापस से रिपीट करता है। क्या कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं
तो 8th एलिमेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वापस से रिपीट करता है। इसको अपने बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे इसके एक एग्जांपल बताती हूँ, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, हालांकि हाइड्रोजन से स्टार्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बुक के अंदर ऐसे टेबल में रखी है, वैसे थोड़ा एग्जांपल के लिए बता दूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। अपने को 20 तक याद करना है। तो हीलियम, नियोन और आर्गन 3 नोबल गैसेज आती हैं। हीलियम को छोड़ दें, हीलियम का नंबर होता है 2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बाकी सोल्ट नियोन है, इसका नंबर होता है 10, तो 2 8, आर्गन का नंबर होता है 18, तो 2 8 8, यानी सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इनको अपने क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, नोबल गैसेज है। तो इस कारण इनकी डिस्कवरी है, जब न्यूटन ने अपना ला दिया था तो नहीं हुआ था, इस कारण से मैंने इसको नहीं बताया। यानी अपने फ्लोरीन के बाद आता है 10 नंबर पे नियोन, नियोन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो नियोन के बाद क्या जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं था उस टाइम, आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आपको पता है लिथियम का नंबर है 3, ये 4 5 6, तो इसका 2 1 2 2 2 3 2 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 2 6 2 7। सोडियम का नंबर है 11, तो 2 8 1, ये 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7। उसके बाद इसका नंबर है 19, तो 2 8 8 1 और 2 8 8 2। अपने को पता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को तो भी अपने को डोबर्ने ने भी बताया था कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। बोरोन और एल्यूमिनियम की, कार्बन और सिलिकॉन की, नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ऑक्सीजन, सल्फर की, फ्लोरीन, क्लोरीन की, सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो इसने क्या कहा था, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाला एलिमेंट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर देता है। अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने यही तो कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 8th एलिमेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को वापस से रिपीट कर देता है। इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन बच्चों न्यूलैंड में क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके 4 रीजन थे कि न्यूलैंड के लॉ के लिमिटेशंस थे, 4 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि उस टाइम नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स थे। इसने क्या कहा था कि नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा डिस्कवर होंगे ही नहीं। इसने क्या कहा था कि और ज़्यादा डिस्कवर होंगे ही नहीं। लेकिन अपने को पता है कि आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो पहला रीजन तो इसका यही था कि इसने ये कहा था कि और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, तो इस कारण से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। दूसरा, इसका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, यानी लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर का मतलब हल्के एलिमेंट्स, यानी जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम था उन्हीं के ऊपर क्या था कि इसका लॉ है वो एप्लीकेबल था। जैसे जैसे कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स हैवी होते गए, यानी उनका एटॉमिक मास बढ़ता गया, वैसे वैसे इसका लॉ क्या था कि बिल्कुल सेट नहीं बैठता था। तो पहला कारण ये हो गया कि उस टाइम नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स थे, इसने क्या कहा था कि और ज़्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। दूसरा, इसका लॉ सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इसने कहा था कि आगे मतलब जो इस जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होते गए इसका लॉ सेट नहीं था। तीसरा, मतलब अभी यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका बुक है पेज नंबर 81 पे है, एनसीईआरटी बुक पे 181 पे है शायद, या 81 पे, मुझे अच्छे से बच्चों याद नहीं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ लेना। उसके अंदर दिखा रखा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, और नीचे लिख रखा है शायद ब्रोमीन। इस तरह से लिख रखा है। ये एक ही अपने क्या पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे के नीचे वही एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। हाइड्रोजन आपको पता है गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे का चलो मान लेते हैं कि किसकी वैलेंसी भी 1 होती है, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन का नंबर होता है 9 तो 2 7 इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। क्लोरीन का नंबर 17 होता है 2 8 7 इसकी वैलेंसी
होती है। तो तीसरा रीजन ये हो गया इसके फेल होने का। और चौथा था कि अगर आप टेबल देखोगे तो फेरस है लास्ट में लिखा गया और फेरस के जस्ट बाद ये कोबाल्ट और निकल आ जाते हैं। फेरस के जस्ट बाद क्या आ जाते हैं, कोबाल्ट और निकल आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फेरस के बाद 8th नंबर पर क्या आने चाहिए थे, कोबाल्ट और निकल आने चाहिए थे, क्योंकि न्यूलैंड लॉ के ऑक्टेव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं फर्स्ट एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट क्या करता है, वो वापस से प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। यानी फेरस के जस्ट बाद अगर कोबाल्ट और निकल आ रहा है तो इसका मतलब तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन अब अपने में जब अपनी छोटी क्लास में है तो छोटी क्लास में अपने पढ़ते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, तो अपने पढ़ते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ आयरन निकल एंड कोबाल्ट, यानी आयरन निकल और कोबाल्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो नेचुरल सी बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी, तभी मैग्नेट इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यानी आयरन के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए था, कोबाल्ट और निकल आना चाहिए था। आयरन के बाद 8th एलिमेंट क्या होना चाहिए था, कोबाल्ट और निकल होना चाहिए था। लेकिन आयरन अगर अपने फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो कोबाल्ट और निकल क्या उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट है। इस कारण से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल रिसेम्बल होने के कारण से, लेकिन इसने क्या किया था, इसको अपनी टेबल के अंदर दूर दूर सेट कर दिया था। तो इस कारण से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब बच्चों आपकी दो रह गई हैं, मैंडेलिव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2-3 दिन लगेंगे 2-3 वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।